स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 6 और इस पार्ट में आज पढ़ने वाले हैं हम फर्टिलाइजेशन को। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन से बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। अगर और स्पेसिफाई करें इस प्लेस को तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में 4 स्टेप्स में वो कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, सेकेंड इज एक्रोसोमल रिएक्शन, तीसरा स्टेप जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ एग और लास्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप है यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। अब हम फर्स्ट स्टेप इसका डिस्कस करते हैं, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। देखिए ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक तो पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए मेल पार्टनर स्पर्म को रिलीज करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी वेजिना में। वेजिना का जो एसिडिक मीडियम होता है, इस एसिडिक मीडियम के इफेक्ट में लगभग 50% स्पर्म की डेथ हो जाती है। बचे हुए 50% में भी ज्यादातर स्पर्म जो होते हैं वो वेजिना की जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं उनसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लगभग 100 के आसपास ही स्पर्म पहुंच पाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में एक स्पर्म की जो फर्टिलाइजेबिलिटी होती है यानी फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता होती है वो लगभग 24 घंटे तक होती है, बट इसका जो सर्वाइवल पीरियड होता है वो लगभग 5 दिन। और ओवम की फर्टिलाइजेबिलिटी ये भी 24 घंटे होती है और इसका जो सर्वाइवल पीरियड होता है वो होता है 72 आवर्स, यानी 72 घंटे ये जीवित तो रहता है लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्षमता केवल शुरुआत के 24 घंटे ही रहती है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए कुछ एडाप्टेशंस होते हैं जिनको हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा होता है। एक बार में लगभग 3 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है पेनिस से और इस सीमेन के हर ml में लगभग 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंगल ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए लगभग 300 से 500 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। अब स्पर्म काउंट जब ज्यादा होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी तो ज्यादा होंगे। सेकेंड है साइज ऑफ ओवम, जो होता है वो स्पर्म की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा होता है। जब स्पर्म की तुलना में ओवम का साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा वो, तो कोलिजन के चांस, टक्कर होने के चांसेस में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है स्पर्म और ओवम की सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। स्पर्म की सरफेस पर जो प्रोटीन होती है वो कहलाती है एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन को डिस्कवर किया था बेलिंस्की ने। और ओवम की सरफेस पर जो प्रोटीन्स होती है उन्हें कहते हैं फर्टिलाइजिन, जो एफआर लिली ने डिस्कवर की थी। एक ही स्पीसीज की फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती है। बिल्कुल जैसे लॉक की थ्योरी होती है, एक स्पेसिफिक लॉक में एक स्पेसिफिक की ही फिट होती है, उसी तरह से स्पेसिफिक फर्टिलाइजिन में स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिन ही फिट होती है। जब एक ही स्पीसीज के फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कांटेक्ट में आते हैं तब इनमें होती है केमिकल बॉन्डिंग और जिससे ये टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने का ये प्रोसेस कहलाता है एग्लूटिनेशन। अब जैसे कि मैराइन जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए उसी मैराइन वाटर में सबने स्पर्म डिस्चार्ज किए, सबके ओवा पड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि स्टार फिश का स्पर्म जो हो गया वो प्रॉन के ओवा को फर्टिलाइज कर दे, क्योंकि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन स्पेसिफिक होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्पर्म और ओवा की सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं गैमोन्स। गैमोन्स 2 टाइप के होते हैं, एंड्रोगैमोन्स और गाइनोगैमोन्स। वे गैमोन्स जो स्पर्म की सरफेस पर होते हैं उन्हें कहते हैं एंड्रोगैमोन्स और जो ओवा की सरफेस पर होते हैं उन्हें कहते हैं गाइनोगैमोन्स। एंड्रोगैमोन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट एंड एंड्रोगैमोन सेकेंड। जो एंड्रोगैमोन फर्स्ट होता है ये स्पर्म की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और अननेसेसरी लॉस ऑफ एनर्जी को रोकता है।
जो एंड्रोगैमोन सेकेंड है, ये एंड्रोगैमोन सेकेंड ओवम के चारों ओर उपस्थित जितनी भी चिलेटिनस कवरिंग्स होती हैं उन कवरिंग्स को डिसॉल्व करता है। गाइनोगैमोन, ये गाइनोगैमोन भी दो टाइप के होते हैं, गाइनोगैमोन फर्स्ट एंड गाइनोगैमोन सेकेंड। इसमें जो गाइनोगैमोन फर्स्ट है ये एंड्रोगैमोन फर्स्ट को न्यूट्रलाइज करता है। एंड्रोगैमोन फर्स्ट का काम था स्पर्म एक्टिविटी को रोकना, मतलब उसमें जो अनवांटेड या अननेसेसरी जो एनर्जी लॉस है उसे रोकना। अब वो न्यूट्रलाइज हो गया है तो स्पर्म हाईली एक्टिव हो जाएगा। तो जो गाइनोगैमोन फर्स्ट होता है ये एंड्रोगैमोन फर्स्ट को न्यूट्रलाइज कर स्पर्म एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और जो गाइनोगैमोन सेकेंड होता है ये स्पर्म हेड को स्टिकी बनाता है जिससे कि स्पर्म ओवम की सरफेस से टाइटली जुड़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैपेसिटेशन। जो स्पर्म रिलीज होता है वो उस स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती। जब ये वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है तब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी का डेवलप होना ही कहलाता है कैपेसिटेशन। वैसे तो कैपेसिटेशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाए कि कैपेसिटेशन अकर्स इन, फर्स्ट ऑप्शन हो यहाँ पर एपिडिडाइमिस, सेकेंड ऑप्शन हो यहाँ पर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन हो यहाँ पर टेस्टिस और फोर्थ ऑप्शन हो यहाँ पर ए एंड बी बोथ, तो आपको ए एंड बी बोथ करेक्ट करना है। क्लियर? तो ये तो हो गया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। सेकेंड स्टेप है यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन। जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि स्पर्म हेड के सिरे पर होता है एक एंजाइम से भरा हुआ स्ट्रक्चर जिसे कहा था एक्रोसोम, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। इस एक्रोसोम में भरे हुए जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के समय एग के चारों ओर उपस्थित एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम का जो हाई हियालुरोनिडेज एंजाइम होता है ये एंजाइम कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच बीच में पाए जाने वाले हाई हियालुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है। पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर एग स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें जाना था कि हाई हियालुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट भी कहा था क्योंकि ये सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हाई हियालुरोनिडेज एंजाइम के इफेक्ट में कोरोना रेडिएटा की सेल्स अलग अलग हो जाती हैं, और एक्रोसोम का जो दूसरा एंजाइम है वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये एंजाइम कोरोना रेडिएटा की सेल्स को ही डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम जो होता है वो होता है एक्रोसिन, या इसे जोनालाइसिन भी कहते हैं। ये जोनालाइसिन जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है जिससे जो स्पर्म है वो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते ही ये ओवम को इंड्यूस करता है और ओवम हो जाता है एक्टिवेट। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ एग। जो एक्टिवेशन होता है उसमें जैसे ही स्पर्म ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम उपस्थित होता है एडेनाइल साइक्लेज। ये एडेनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाता है। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिव होकर साइटोप्लाज्म में साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। और जो साइक्लिक एएमपी है ये साइक्लिक एएमपी इस स्टिमुलस को ट्रांसफर कर देता है साइटोप्लाज्म में, जिससे साइटोप्लाज्म में कुछ चेंज होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैसेंजर है स्पर्म और सेकेंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी, जो कि स्पर्म के आने की सूचना ट्रांसफर कर रहा है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में अब कुछ चेंज होंगे जिससे ये ओवम जो है ये फर्टिलाइजेशन लायक बन जाए, क्योंकि वास्तव में ये ओवम है ही कहाँ, ये तो सेकेंडरी oocyte है। अभी तो मेटाफेज सेकेंड में डिवीजन रुका हुआ है, हमने oogenesis में पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहला जो रिस्पांस होता है एक्टिवेशन में वो रिस्पांस है कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो कि मेटाफेज में रुका हुआ होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और फंक्शनल ओवम रेडी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है ओवम के जिस पॉइंट पर स्पर्म कांटेक्ट करता है उस पॉइंट पर बन जाती है इवेजिनेशन से एक कोन। ये कोन कहलाती है रिसेप्शन कोन। कुछ समय पश्चात ये कोन जो होती है ये सिंक हो जाती है स्पर्म सहित, यानी स्पर्म की ओवम में एंट्री एक टाइप का फैगोसाइटोसिस होता है।
ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पर्म हेड या फिर मिडिल पीस ये एंट्री करता है ओवम में, लेकिन ह्यूमन बींग्स में स्पर्म हेड, मिडिल पीस और टेल यानी कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर। और ओवम के अंदर पहुंचने के बाद स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया, इन 3 स्ट्रक्चर्स को छोड़कर और सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी परमिएबिलिटी बदल जाती है। ये कैल्शियम और पोटेशियम आयनों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम आयन तेजी से ओवम के अंदर यानी ओवम के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ एंटर करने लगते हैं और ये कैल्शियम आयन साइटोस्टैटिक फैक्टर को न्यूट्रलाइज करता है। ओवम में डिवीजन को रोकने के लिए, अनफर्टिलाइज ओवम में डिवीजन को रोकने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है साइटोस्टैटिक फैक्टर। कैल्शियम आयन इन साइटोस्टैटिक फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करता है। जब साइटोस्टैटिक फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ओवम डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सोडियम हाइड्रोजन पंप स्टार्ट हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन पंप में सोडियम का होता है आउटफ्लक्स और हाइड्रोजन आयंस का होता है इनफ्लक्स, यानी हाइड्रोजन आयन तेजी से एंटर करते हैं एग साइटोप्लाज्म में, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने पर जो इन्फॉर्मोसोम होते हैं, इन्फॉर्मोसोम मेम्ब्रेन से घिरे हुए एमआरएनए, इनमें किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। तो इन्फॉर्मोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व हो जाती है जिससे एमआरएनए रिलीज हो जाते हैं। एमआरएनए रिलीज होते ही राइबोसोम उनके साथ जुड़कर नई नई प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ओवम रेडी हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। स्पर्म की जो अभी एंट्री हुई थी फैगोसाइटोसिस से, वहां पर कंप्लीट स्पर्म एंटर किया था और उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, स्पर्म न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर बचे हुए सारे स्पर्म स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कुछ समय तक एग साइटोप्लाज्म का पार्ट बनाते हैं, बाद में ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बचे कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और स्पर्म न्यूक्लियस। ये स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। फ्यूजन से पहले दोनों ही न्यूक्लियाई जो होते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब कर इनका साइज बड़ा हो जाता है। अब इन्हें कहा जाता है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। जो मेल न्यूक्लियस होता है यानी मेल प्रोन्यूक्लियस, ये एक डेफिनिट पाथ पर मूव करता हुआ फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंचता है। यहाँ पर 2 पाथ होते हैं, पेनिट्रेशन पाथ और कॉपुलेशन पाथ। इन दोनों पाथ्स को हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर जो मेल प्रोन्यूक्लियस है ये जिस डायरेक्शन से स्पर्म एंटर किया था उसी डायरेक्शन पर सीधा आगे की ओर बढ़ता है। ये पाथ जो है ये कहलाता है पेनिट्रेशन पाथ। जब ये यहाँ पर पेनिट्रेशन पाथ पर मूव करता हुआ फीमेल प्रोन्यूक्लियस की सीध में पहुंचता है तब ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस की ओर मूव करता है। ये पाथ कहलाता है कॉपुलेशन पाथ। इस तरह से मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस तक पहुंच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में होता है फ्यूजन, और मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एम्फीमिक्सिस। और एम्फीमिक्सिस से जो यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है वो न्यूक्लियस कहलाता है सिनकैरियन, और जो कंप्लीट सेल है यहाँ पर ये सेल अब हो जाती है डिप्लॉयड जिसे कहा जाता है जाइगोट। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लीवेज को।